वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। आज है 29 जून 2021। तो आइए देख लेते हैं कि ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हम कवर करने वाले हैं। उसके पहले ये जानकारी है प्रारंभ 2 के बारे में। 12 जुलाई से स्टार्ट किया जा रहा है। प्रारंभ का ये दूसरा बैच है। जो लोग प्रारंभ की पहली बैच में इनरोल नहीं हो पाए थे वो सेकेंड बैच में इनरोल हो सकते हैं। आप इस कोर्स की क्वालिटी को जज कर सकते हैं, जिसके लिए 12, 13 और 14 जुलाई को ये कोर्स फ्रीली एक्सेसिबल रहेगा। 1200 घंटों की पूरे वीडियो लेक्चर्स होंगे, प्री प्लस मीन्स की टेस्ट सीरीज होगी, सीसैट की क्लासेस होंगी, एनसीईआरटी के क्लास वाइज चैप्टर वाइज वीडियोस भी होंगे, प्लस टेस्ट सीरीज भी होगी। तो एक कंपोजिट प्रिपरेशन की जा सकती है 2022 के लिए। अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। हमारा पहला आर्टिकल इंडिया स्मार्ट सिटीज़ अवार्ड 2020 के बारे में है। हाल ही में यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने इंडिया स्मार्ट सिटीज़ अवार्ड 2020 रिलीज़ किया। इसकी लिस्ट आई है। तो ISAC 2020 इस अवार्ड को दिया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा। इस अवार्ड को अनाउंस किया गया 6th एनिवर्सरी पर, जो स्मार्ट सिटीज़ मिशन, अमृत और PMAYU का है। अमृत स्टैंड्स फॉर अटल मिशन फॉर अर्बन रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन और प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन। 6th एनिवर्सरी है बिकॉज 2015 में ये इनिशिएटिव आया था, तो 2021 में 6 साल हो गए। पैरामीटर्स क्या हैं? रैंकिंग को अनाउंस करते वक्त कई सारे पैरामीटर्स पर इवैल्यूएशन किया जाता है, लाइक सोशल एस्पेक्ट में क्या सुधार हुआ है, सिटी का गवर्नेंस कितना बेहतर हुआ है, कल्चर, अर्बन इन्वायरमेंट, सैनिटेशन, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट की बिल्डिंग कैसे चल रही है, वाटर और अर्बन मोबिलिटी में क्या सुधार है। इन सभी बेसिस पर 2020 वॉज द ईयर ऑफ पेंडेमिक। कोविड-19 फेस किया हमने। 2 नए पैरामीटर्स इसी आधार पर ऐड किए गए। चूंकि बिजनेसेस काफ़ी अफेक्ट हुए हैं कोविड की वजह से, तो क्या कोई इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है जो बिजनेस मॉडल को और बेहतर करता हो? कोविड-19 का मैनेजमेंट कितना अच्छा किया गया, इन दोनों पैरामीटर्स को भी इवैल्यूएशन में लिया गया सिटीज़ को रैंक करते वक्त। उत्तर प्रदेश को सभी राज्यों में टॉप पर रखा गया है। अगर हम राज्यों की बात करें तो उसके बाद नंबर मध्य प्रदेश और तमिलनाडु का आता है। इंदौर, जो कि मध्य प्रदेश में है, और सूरत यानी कि गुजरात, इन दोनों को ज्वाइंटली ओवरऑल डेवलपमेंट में टॉप पे रखा गया। अहमदाबाद को स्मार्ट सिटीज़ लीडरशिप अवार्ड दिया गया, जबकि चंडीगढ़ जो है वो यूनियन टेरिटरीज में सबसे टॉप पे रहा। इंदौर को इनोवेटिव आइडिया अवार्ड भी दिया गया। तो इस तरीके से कैटेगराइजेशन किया गया। अगर बात करते हैं स्मार्ट सिटीज़ मिशन की, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे 2015 में लॉन्च किया था। जो सिटीज़ के सभी फंक्शंस हैं उनको इंटीग्रेट करने का ऑब्जेक्टिव था। फर्दर जो भी स्केयर्स रिसोर्सेज हैं, हमारे पास रिसोर्सेज कम हैं, अगर हम उन्हें इफ़िशिएंटली इस्तेमाल करते हैं तो आउटकम अच्छा आएगा। इससे लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना, यही ऑब्जेक्टिव था इस मिशन का। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इसमें 4 प्रकार के इंफ्रा को बिल्ड करने की बात की गई: सोशल, फिजिकल, इंस्टीट्यूशनल और इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। इस इंस्टीट्यूशनल इंफ्रा वाले पॉइंट में गवर्नेंस को भी बेहतर करने की बात की गई है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी के बारे में है। इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने अभी उन्हें याद किया उनकी जयंती पर। देखिए, बहुत ही महान नॉवलिस्ट और पोएट रहे हैं इंडिया के ये। वंदे मातरम को संस्कृत में कंपोज किया गया था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी के द्वारा ही, जिसने हमारे फ्रीडम स्ट्रगल को इंस्पायर किया। वो लगभग 32 सालों तक गवर्नमेंट की सर्विस में रहे। 1891 में वो फाइनली रिटायर होते हैं। उनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉवेल है, नाम आपने ज़रूर से सुना होगा, नाम है आनंद मठ, जिसे सन्यासी रेबेलियन के बैकग्राउंड में लिखा गया। सन्यासी रेबेलियन 1770 से 1820 के बीच में चला। बंगाल उस समय एक फमाइन भी फेस कर रहा था। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने ये जो नॉवेल लिखा, इसका बंगाली रेनेसा पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रभाव पड़ा। उन्होंने एक मंथली लिटरेरी मैगजीन भी फाउंड की थी, नाम था बंग दर्शन। 1872 में इसको फाउंड किया गया था, जिसने बंगाली आइडेंटिटी और नेशनलिज्म को प्रभावित किया। संस्कृत में उनकी खासी रुचि थी, लेकिन बाद में उन्होंने अपना झुकाव बंगाली की ओर कर लिया। वो चाहते थे कि बंगाल का जो रीजन है वहाँ पर बंगाली लोगों की भाषा बने। यद्यपि उनका जो फर्स्ट पब्लिश्ड वर्क है वो इंग्लिश में है, जो कि एक नॉवेल है। उनके कई सारे फेमस नॉवेल हैं, जैसे कि कपाल कुंडल, देवी चौधरानी, विष वृक्ष यानी कि पॉइजन ट्री, चंद्रशेखर, राजमोहन्स वाइफ
और कृष्णकांतर विल, ये कई सारे उनके इम्पॉर्टेंट वर्क हैं। बात करें सन्यासी रेबेलियन के बारे में तो ये रेबेलियन बंगाल में शुरू होता है, लगभग 50 सालों तक चलता है, 1770 से 1820 के बीच में। रेबेलियन ऐसा नहीं होता था कि लगातार 50 साल चलता था, 1-2 साल चला, फिर सप्रेस किया गया, बंद हो गया, फिर रिवाइव हुआ, फिर सप्रेस हुआ, ऐसे ही चलता था। एक्चुअली में हुआ क्या था कि दैट वाज द टाइम जब 1770 में बंगाल में एक बहुत ही बड़ा फमाइन आया था। बहुत सारे लोग परेशानी में थे, भूख से मर रहे थे। सन्यासी जो भिक्षा मांग के अपना काम चलाते हैं, जब लोगों से भिक्षा मांगने जाते थे तो लोगों के पास कुछ खाने को होता नहीं था, तो वो उन्हें क्या दे, वो अपनी प्लाइट, अपना दर्द इनको सुनाते थे। फर्दर अंग्रेजों ने जो पिलग्रिमेज साइट्स थी उनकी विजिटिंग पर भी पाबंदी लगा रखी थी। इन सभी चीज़ों से जो सन्यासीज थे वो बहुत ही ज़्यादा क्षुब्ध थे, बहुत दुखी थे, और फिर उन्होंने काफ़ी लंबे समय तक रेबेल किया इन सभी एट्रोसिटीज़ के खिलाफ। देखिए 2018 के प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया था, आपके सामने 4 इवेंट्स थे और आपसे पूछा गया था कि कौन सबसे पहले हुआ। स्वामी दयानंद सरस्वती का आर्य समाज को स्टैब्लिश करना, दीनबंधु मित्र का नील दर्पण, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का आनंद मठ, या फिर सत्येंद्र नाथ टैगोर जो फर्स्ट इंडियन बने जिन्होंने इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन को क्लियर किया। यूपीएससी कई बार आपसे पूछना चाहती है कि कौन सी घटना कब हुई है, लेकिन चूंकि वो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पे फोकस नहीं करते तो वो पूछने का तरीका दूसरा निकाल लेते हैं। एक्चुअली में वो जानना चाह रहे हैं कि कौन सी घटना कौन से साल हुई है, बट वो सीधे सीधे आपसे ये नहीं पूछ रहे, आपसे पूछ रहे हैं कौन सबसे पहले है वही बता दो। तो सही जवाब यहाँ पर डी है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट आर्टिकल डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट के बारे में है। हमारे जो यूनियन मिनिस्टर फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैं, उनके ट्विटर अकाउंट को लगभग 1 घंटे के लिए ब्लॉक कर दिया गया डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट का हवाला देते हुए। किसका वायलेशन किया गया है? देखिए ट्विटर बदतमीजी तो कर रहा है। चलिए मान लिया कि यहां पर एक इंडिविजुअल, हालांकि वो एक यूनियन मिनिस्टर हैं, उनके अकाउंट को 1 घंटे के लिए सस्पेंड किया गया, तो इतना ह्यू एंड क्राई नहीं मचना चाहिए वाइल देयर वॉज अ ग्राउंड ऑफ वायलेशन। लेकिन अभी हाल ही में ट्विटर ने इंडिया का गलत मैप शो किया। अब इस तरीके की एक्टिविटीज डेफिनेटली इंडिविजुअल स्पेसिफिक नहीं है, इट्स ऑल अबाउट इंडिया, और कोई भी इंडियन इसे तो बेयर नहीं करेगा। तो ट्विटर के खिलाफ देखते हैं क्या कार्रवाई होती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से, या फिर कोई वार्निंग दी जाती है, लेट्स सी। बट ये एक्टिविटीज डेफिनेटली कंसर्निंग है। बात करते हैं डीएमसीए के बारे में, डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट के बारे में, जिसका हवाला देकर उनके अकाउंट को सस्पेंड किया गया था। ये पहला कानून था जो इंटरनेट के ऊपर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को रिकॉग्नाइज करता था। डीएमसीए, इसे जो 2 ट्रीटीज हैं 1996 की, उन्हीं के आधार पर लाया गया था, जो कि ये कानून बना है। देखिए यूएसए का लॉ है, ये हमारा लॉ नहीं है, लेकिन चूंकि जो भी इंपॉर्टेंट कंपनीज हैं जो इंटरनेट में फंक्शन करती हैं, लाइक गूगल, ट्विटर, ये सभी यूएस बेस्ड हैं, तो वो वहाँ के लॉ को फॉलो करते हैं। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर नेशंस हैं, उन्होंने 2 ट्रीटीज साइन की थी इंटरनेट पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए। 1996 में वीपो कॉपीराइट ट्रीटी साइन की गई थी और वीपो परफॉर्मेंस एंड फोनोग्राम्स ट्रीटी साइन की गई थी। जिन भी देशों ने इसे साइन किया उनके लिए ज़रूरी था कि वो अपने अपने देश में, अपने अपने जुरिस्डिक्शन में इंटरनेट के ऊपर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को सिक्योर करें, ना केवल अपने लोगों के बल्कि जो दूसरे देशों के लोग हैं उनके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को भी सिक्योर किया जाए। ये भी कहा गया कि जो सिक्योरिटी एक देश अपने लोगों को देगा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के मामले में, वही वो दूसरे देश के लोगों को भी देगा, उसमें कोई अंतर नहीं किया जाएगा। फर्दर किसी भी प्रकार का टेक्निकल ग्लिच ना आए, उसे भी इंश्योर करने की जिम्मेदारी उस देश की ही होगी। ये प्रावधान किए गए थे। विपो की बात करते हैं यहाँ पर। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशंस की 15 जो स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं उनमें से एक है। काम बिल्कुल सिंपल है, दुनिया भर में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को अच्छी तरीके से प्रमोट करना, प्रोटेक्ट करना। इसके लिए सभी देशों से और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ कोऑपरेट करते हैं। जो वीपो कन्वेंशन है वो गवर्निंग बॉडी है, वहीं पर इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस तैयार किए जाते हैं, जिसकी शुरुआत 1967 में हुई थी। हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। वर्तमान में 193 देश हैं जो इसका हिस्सा हैं, इंडिया भी इसका हिस्सा है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल आईएनएस तबार के बारे में है। आईएनएस तबार को अभी हाल ही में डिप्लॉय किया गया है कि ये अफ्रीका और यूरोप के देशों के साथ ज्वाइंट एक्सरसाइज करेगा। आईएनएस तबार एक तलवार क्लास स्टेल्थ फ्रिगेट है। फ्रिगेट बड़े युद्धपोतों को कहा जाता है, जो छोटे युद्धपोत होते हैं उनको कॉर्वेट कहा जाता है। इसे इंडियन नेवी के लिए रशिया के द्वारा बनाया गया है। ये शिप जो है ये वर्सेटाइल रेंज ऑफ वेपन्स एंड सेंसर्स का इस्तेमाल करता है, और बहुत पहले जो स्टेल्थ फ्रिगेट्स इस्तेमाल किए जाते रहे हैं उनमें से एक है। इंडियन नेवी के वेस्टर्न फ्लीट के पास ये जहाज है, ये वॉरशिप है, जो कि मुंबई में वेस्टर्न नेवल कमांड के अंडर में फंक्शन करता है। करेगा कि क्या
ये देखिए गल्फ ऑफ अडेन, रेड सी, स्वेज कनाल, मेडिटेरेनियन सी, नॉर्थ सी, बाल्टिक सी, वहाँ पर जो वेरियस पोर्ट्स हैं उनसे गुजरेगा। इन बिटवीन जो यूके की रॉयल नेवी है उनके साथ एक्सरसाइज कोकन, एक्सरसाइज वरुण जो फ्रेंच नेवी के साथ होता है, एक्सरसाइज इंदिरा जो कि रशियन फेडरेशन नेवी के साथ होता है, उन सभी में ये पार्टिसिपेट करेगा। इससे पूरे रीजन में मैरीटाइम सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करने की कोशिश की जाएगी। यहाँ पर देखिए इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। कई बार ये शिप्स वगैरह न्यूज़ में आते हैं और हमें लगता है कि अरे शिप्स थोड़ी पूछेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, ये पूछे जाते हैं तो आपको इनकी डिटेल्स पता होनी चाहिए। एटलीस्ट ये है क्या, जैसे 2016 के प्रीलिम्स में यूपीएससी ने पूछा था कि आईएनएस अस्त्रधारिणी हाल ही में न्यूज़ में देखा गया, उसका बेस्ट डिस्क्रिप्शन क्या है? क्या ये एम्फीबियस वॉरफेयर शिप है, न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है, टॉर्पीडो लॉन्च रिकवरी वेसल है, या फिर न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है? बताइए क्या है ये। अगर आपने पढ़ा हो, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व किया हो, वैसे इसका सही जवाब सी है। ये एक टॉर्पीडो लॉन्च रिकवरी वेसल है। तो मतलब अगर इस प्रकार के वॉरशिप, फ्रिगेट या कॉर्वेट न्यूज़ में आ रहे हैं तो आप ध्यान रखिएगा, आपसे पूछे जा सकते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल दुनिया के 5वें ओशन यानी कि महासागर के बारे में है। नेशनल ज्योग्राफिक मैगजीन ने अभी हाल ही में सदर्न ओशन को रिकॉग्नाइज किया है दुनिया के 5वें महासागर के रूप में। वो उम्मीद करते हैं कि बाकी के ऑर्गेनाइजेशन भी इसे फॉलो करेंगे। इसके पहले दुनिया में 4 महासागर बताए जाते थे, आर्कटिक ओशन, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, और अभी जो 5वां ओशन बताया जा रहा है दैट इज सदर्न ओशन, जो कि अंटार्कटिका के चारों ओर है। ऐसा नहीं है कि ये कोई ऑल ऑफ सडन हमें नया महासागर मिल गया है, ये पहले से ही था। हम इसे पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन और इंडियन ओशन का हिस्सा मानते थे, लेकिन अब कुछ स्पेसिफिकेशन की वजह से हम इसे एक अलग नाम देने का फैसला कर रहे हैं। यूजुअली जो ये मैगजीन है ये आईएचओ का डेटा ही फॉलो करती है। आईएचओ जो बोलता है कि जहाँ पर जो बाउंड्री है, जहाँ पर जो नाम है, वो वही फॉलो करते हैं। बट इस बार उन्होंने आईएचओ के पहले ही इसे रिकॉग्नाइज कर लिया है और वो उम्मीद करते हैं कि आईएचओ अब इसे एक्सेप्ट करे, इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन। हालांकि एक बार बहुत पहले आईएचओ इसे एक्सेप्ट करके रिजेक्ट कर चुका है। देखते हैं अब आगे क्या होगा। देखिए ये जो नाम बदला गया है, इसे नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी का जो इनिशिएटिव है दुनिया के ओशंस को कंजर्व करने का, उसी उद्देश्य से किया गया है। जो सदर्न ओशन है वो एकमात्र ऐसा महासागर है जो दुनिया के 3 महासागरों को छूता है और कंप्लीटली एक कॉन्टिनेंट को घेर के रखता है। यूजुअली जो महासागर होते हैं वो एक कॉन्टिनेंट के द्वारा अलग होते हैं, लेकिन यहां पर ये एक पूरे कॉन्टिनेंट को घेर रहा है, एम्ब्रेस कर रहा है। लाइक आप यहां पे देखिए, ये है इंडियन ओशन, ये है पैसिफिक ओशन और ये है अटलांटिक ओशन। जो 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड है उसके आगे का पूरा हिस्सा सदर्न ओशन डिक्लेयर कर दिया गया है और अंटार्कटिका उसके सेंटर में है। इसके चारों ओर जो पानी का रीजन है अब उसे सदर्न ओशन डिक्लेयर कर दिया गया। पहले ये इसी में मिक्स करके माना जाता था कि ये सब इसके हिस्से हैं, बट अब इसे अलग कर रहे हैं। ठीक है, जो डिवीजन है वो 2 लाइंस पर होता है। एक तो 60 डिग्री साउथ जो लैटिट्यूड है वो एक डिवाइडिंग लाइन बनाती है, दूसरा वहां पर एक अंटार्कटिक सर्कमपोलर करंट फ्लो करती है जो 34 मिलियन ईयर्स एगो से फ्लो कर रही है। वो डिवाइड कर देती है इस सदर्न ओशन को पैसिफिक, इंडियन और अटलांटिक ओशन से। ये जो ओशन करंट्स होती हैं, दीज आर लाइक रिवर्स इन द ओशन, ये नदियों की तरह बहती हैं। तो अंटार्कटिक जो हमारा पूरा कॉन्टिनेंट है, इसके चारों ओर समंदर में एक करंट फ्लो करती है जो इसके चारों ओर घूमती है। ये एक तरीके से बाकी के ओशनिक वाटर से इस पूरे रीजन को अलग कर देती है और इसी वजह से यहाँ का फ्लोरा फौना बाकी के रीजन से काफी डिफरेंट हो जाता है। इसीलिए आवश्यकता महसूस हुई कि इसे अलग कैटेगराइज करते हैं। अच्छा, सब कुछ तो बढ़िया चल रहा था, फिर इनको क्यों चुल मची कि हम एक नया ओशन डिक्लेयर कर देते हैं, बहुत मजा आएगा, सबको बताएंगे कि 5 ओशंस हो गए। देखिए एक ऑब्जेक्टिव होता है, इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि अगर हम एक ओशन डिक्लेयर कर देंगे तो लोगों का ध्यान उस ओर जाएगा, जो कि जा भी रहा है। सदर्न ओशन काफी तेजी से गर्म हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, कंजर्वेशन एफर्ट्स करने हैं। फर्दर वहां पे कुछ स्पीसीज पाई जाती हैं लाइक क्रिल एंड पैटागोनियन टूथफिश, ये खत्म हो रहे हैं इंडस्ट्रियल फिशिंग की वजह से, इन्हें भी बचाने की जरूरत है। तो अगर हम इसे अलग से डिक्लेयर कर देंगे तो कंजर्वेशन एफर्ट्स तेज हो जाएंगे। जो आईएचओ है उसने सदर्न ओशन को एक बार एक डिस्टिंक्ट बॉडी के रूप में 1937 में रिकॉग्नाइज किया था, लेकिन बाद में इस नाम को रिपील कर दिया गया 1953 में। अब एक बार फिर से ये बॉडी एग्जिस्टेंस में बताई जा रही है या कैटेगराइज की जा रही है। यूएस बोर्ड ऑन ज्योग्राफिक नेम्स और नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन ने सदर्न ओशन को रिकॉग्नाइज कर रखा है। इंडियन हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो दुनिया भर में सीज, ओशियंस और नेविगेबल वाटर्स का सर्वे करता है, चार्ट तैयार करता है। 1921 में स्टैब्लिश किया गया था।
ये चाहते हैं दुनिया भर में जो भी चार्ट्स एंड डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें सिमिलरिटी हो, उसके लिए वर्कआउट करते हैं। ये सर्वे करके गाइडलाइंस वगैरह जारी करते हैं और चाहते हैं कि सभी लोग उस डेटा का इस्तेमाल अच्छे से कर पाएं। इंडिया भी IHO का मेंबर है। देखिए ओशन के ऊपर यहाँ पे एक प्रश्न पूछा गया है, ऑल्दो इट्स अबाउट एसिडिफिकेशन। पूछा गया है कि एसिडिफिकेशन से क्या प्रॉब्लम हो सकती है। जो कैल्केरस फाइटोप्लैंक्टन्स हैं वो एडवर्सली अफेक्ट होंगे, उनकी ग्रोथ एंड सर्वाइवल। कोरल रीफ्स का ग्रोथ एंड सर्वाइवल एडवर्सली अफेक्ट होगा। कुछ एनिमल्स जिनमें फाइटोप्लैंक्टोनिक लार्वा होता है उनका सर्वाइवल अफेक्ट होगा। क्लाउड सीडिंग और जो फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड है वो अफेक्ट होगा। आपको बताना था, इसका जो सही जवाब है दैट इज डी। सभी करेक्ट हैं, सभी पर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। हमारा लास्ट आर्टिकल बंगाल मॉनिटर लिजार्ड के बारे में है। उड़ीसा के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने अभी हाल ही में एक ऑर्गेनाइज ट्रैफिकिंग रैकेट को पकड़ा है, जिनके साथ हमें 7 बंगाल मॉनिटर लिजार्ड्स मिले हैं। इनकी ट्रैफिकिंग की जा रही थी। बंगाल मॉनिटर या फिर कॉमन इंडियन मॉनिटर ये एक बहुत बड़ी छिपकली होती है, लिजार्ड होती है। मेनली टेरेस्ट्रियल है, ज़मीन पर रहना पसंद करती है। कार्निवोर्स हैं, जहरीले नहीं होते, मतलब आपको काट के जान से मारेंगे नहीं। जो मॉनिटर लिजार्ड होता है उसे WPA यानी कि वाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट में शेड्यूल 1 में प्रोटेक्ट किया गया है, क्योंकि इन्हें रेगुलरली मारा जाता रहा है। हालांकि इस प्रोटेक्शन के बाद भी इन्हें मारा जाता है मीट, ब्लड और ऑयल के लिए। इस स्पीसीज को लीस्ट कंसर्न लिस्ट किया गया है IUCN की रेड लिस्ट में, बट इंडिया में इनकी पोचिंग काफ़ी तेज है, इस वजह से इनकी पॉपुलेशन धीमे धीमे कम होती जा रही है। कुछ स्टेटमेंट है, ट्रू एंड फाल्स बताइए। स्मार्ट सिटीज मिशन सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जो गाना है आमार सोनार बांग्ला, इन्होंने ही कंपोज किया। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन UN की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। INS तबार न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है। सदर्न ओशन एकमात्र ऐसा ओशन है जो 3 ओशंस को टच करता है और एक कॉन्टिनेंट को एम्ब्रेस करता है। कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत। सेशन का ये जो पूरा डॉक्यूमेंट है, PDF है, वो आपको ओनली ऐसी टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, इसलिए ज़रूरी है कि आप उसे ज्वाइन करें। सभी प्रकार के डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे मिलेंगे। ओनली एज नथिंग एल्स आप सिंपली सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल में जाके। 1 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर वाला चैनल आपको मिल जाएगा, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। आज के सेशन में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।